वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरे मनोयोग से लगे होंगे। आइए अपनी महत्वपूर्ण श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसमें हम मूल विधि एवं संविधान को पढ़ेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा आपकी यूपीएससी के एग्जाम में मूल विधि, संविधान, जीएस के जितने भी प्रश्न बनेंगे यहाँ से आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो इन सबको रिवीजन करते रहिए। इसके पिछले वाले पार्ट में जितने भी वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराए हैं उनको भी रिवीजन करते रहिए, भूलिएगा मत। रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन बहुत जरूरी है। 99% बच्चों का सिलेक्शन इसी वजह से नहीं होता है क्योंकि वो रिवीजन नहीं करके जाते हैं, नई नई वीडियो देखते रहते हैं और बार बार अलग अलग वीडियो पे कूदते रहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? एकदम कड़ी बात बोल रहा हूँ, लेकिन यही चीज़ रिवीजन ही आपके एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट साबित होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न इसमें क्या कह रहा है। पहला प्रश्न में पूछ रहा है कोंड चोलपुरम गंगे कोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी बताइए। तो गंगे कोंड चोलपुरम का मतलब क्या होता है पहले ये बता दीजिए। तो गंगे कोंड चोलपुरम का मतलब होता है कि क्या होता है, इसका मतलब होता है कि गंगा को जीतने वाला चोल। क्या बोलेंगे? गंगा को जीतने वाला चोल। तो राज प्रथम के पुत्र राजेंद्र प्रथम, कौन? राज प्रथम के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोंड चोलपुरम की स्थापना की। कब की? 1025 ईस्वी के आसपास में। कब की? 1025 ईस्वी के आसपास में की। यह नगर उन्होंने अपनी गंगा विजय की स्मृति में बसाया, है ना। गंगा विजय मतलब कि उत्तर भारत अभियान की स्मृति में इसको बसाया, ये चीज़ याद रखिएगा। और यह जो है गंगे कोंड चोलपुरम, ये चोल साम्राज्य की राजधानी भी रही थी और यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है? बृहदेश्वर मंदिर। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं। देखिए राज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम चोल साम्राज्य का सम्राट बनता है। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाते हुए श्रीलंका, आंध्र, उड़ीसा, बंगाल तक विजय प्राप्त की। गंगा अभियान में पाल शासक महिपाल को हराकर गंगा जल दक्षिण लाया। इसी विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगे कोंड, बोले तो गंगा विजेता की उपाधि धारण की। फिर उसने नई राजधानी गंगे कोंड चोलपुरम की स्थापना की तमिलनाडु में, और राजधानी के समीप ही उसने चोल गंगम नामक एक विशाल जलाशय का भी निर्माण कराया। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न पूछता है आपका सीधा सीधा कि राजा राज प्रथम के द्वारा प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। राजा राज प्रथम के द्वारा प्रसिद्ध मंदिर कौन सा, ये आपसे पूछता है। तो राजा राज प्रथम द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा हो जाएगा? बृहदेश्वर मंदिर, जो कहाँ पे पड़ता है? तंजौर में पड़ता है। राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया में किस साम्राज्य के खिलाफ चोल नौसेना भेजकर विजय पाई? तो श्री विजय के खिलाफ गंगे कोंड चोलपुरम में स्थित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। गंगे कोंड चोलपुरम में स्थित गंगे कोंड चोलेश्वरर मंदिर किसने बनाया? तो यह राजेंद्र प्रथम बनवाते हैं। बाकी जो ये राजा राज जो प्रथम है ये बृहदेश्वर मंदिर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत तगड़ा होता है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध कांस्य से निर्मित नटराज की प्रतिमाएं किस काल की श्रेष्ठ कलाकृतियां मानी जाती हैं? चोल काल की मानी जाती हैं। चोलों का प्रमुख प्राचीन बंदरगाह और व्यापारिक नगर कौन सा था? कावेरी पट्टनम पुहार था, है ना। आपको भी घबराना नहीं है, मूल विधि के प्रश्न आगे बनेंगे, आगे मूल विधि के बहुत अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, सब रखिए, मिलेगा सब। अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों रियासतों का सही कालानुक्रम क्या है। तो सही कालानुक्रम क्या है भाई साहब, इसको आप बताइए। देखिए जो लॉर्ड वेलेजली थे ये सहायक संधि प्रणाली मतलब सहायक संधि अपनाते हैं। सबसे पहले ये जो है 1798 में हैदराबाद को मिलाता है ना वेलेजली। फिर 1799 में मैसूर को मिलाता है ना, मैसूर को। फिर 1799 में भी जो है तंजौर को मिलाता है। ये क्रम वाइज आपको याद रखना है, तंजौर को। फिर 1801 में आपका अवध को मिलाता है, किसको? अवध को। फिर 1801 के बाद 1802 आ गया। 1802 में जो है आपका पेशवा को मिलाता है, पेशवा को। ठीक है, फिर 1803 में किसको? 1803 में सिंधिया को। 1803 में सिंधिया को। 1804 में आपका गायकवाड़ को मिलाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। कौन? लॉर्ड वेलेजली। आई बात समझ में? तो लॉर्ड वेलेजली जो है यह 1798 से लेकर 1905 तक, कब से कब तक रहा यह? 1798 से लेकर 1805 तक, 1798 से लेकर 1805 तक भारतीय राज्यों की रियासतों को अंग्रेजों के अधीन लाने के लिए सहायक संधि की प्रणाली अपनाता है। 1798 में हैदराबाद को, 1799 में मैसूर को, 1799 में तंजौर को, 1801 में अवध को, 1802 में पेशवा को, 1803 में सिंधिया को और 1804 में गायकवाड़ को मिलाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि बसीन की संधि होती है, बसीन की संधि 1802 के तहत सहायक संधि किस मराठा शासक ने स्वीकार की? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय 1802 में
सहायक संधि की प्रमुख शर्त विदेश नीति युद्ध के बारे में क्या निषेध था? उसमें निषेध यह था कि जो शासक था वह शासक बिना कंपनी के अनुमति के कोई संधि नहीं कर सकता था और न ही युद्ध घोषित कर सकता था, है ना। अगला देखिए, सहायक संधि के अंतर्गत विभिन्न भारतीय शासकों के दरबार में किस ब्रिटिश अधिकारी की नियुक्ति होती थी? ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति होती थी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अवध तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य 1801 की संधि में अवध ने कौन से क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपे थे? तो रोहिलखंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रोहिलखंड हो जाएगा। बसीन की संधि का तत्कालीन परिणाम क्या होता है? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। क्या ये सब प्रश्न आप पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से पढ़ के जाइए, देखिएगा आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने मिलेंगे। ये आप दरोगा बनने जा रहे हैं ना, लल्लू पंजू वाला क्वेश्चन नहीं। अच्छे क्वेश्चन को पढ़िए और उन्हीं को बार बार रिवीजन करिए। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन तो आप काफ़ी सालों से पढ़ रहे हैं ना, काफ़ी सालों से पढ़ रहे हैं। अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की जो उपाधि है यह किस घटना के विरोध में त्याग दी थी? यह किस घटना के विरोध में त्याग दी थी भाई साहब? तो 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को एक जनरल डायर था। कौन था? जनरल डायर। इसको बाद में जाके उधम सिंह लपेटते हैं। तो जो जनरल डायर था यह जो है निहत्थी भीड़ पर गोली चला दिया था, ठीक है। तो इस घटना में काफ़ी लोग मारे गए थे, सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो इसी क्रूरता के विरोध में जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं इन्होंने मई 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो प्रदान की गई अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी उसको यहाँ लौटा दिए थे। बात समझ में? तो कौन सा आंसर का हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 जो डेट है ना, ये ऐतिहासिक रूप से काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ष है। इसमें काफ़ी सारी घटनाएं यहाँ पे हुई हैं। तो देखिए, रोलैट एक्ट पारित होता है मार्च 1919 में। रोलैट एक्ट पारित होता है मार्च 1919 में। रोलैट एक्ट किस न्यायाधीश के नाम पे जाता है? तो आपका जस्टिस सिडनी रोलैट। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के बाद, मतलब जांच के लिए गठित आयोग, उसका अध्यक्ष कौन होते हैं? वही हंटर कमेटी बनती है ना, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, हंटर कमीशन जिसको बोलते हैं। उसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड विलियम हंटर। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? यानी वहाँ पे जो अमृतसर में, तो उसमें था माइकल ओडायर। यह जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर था, ठीक है। इसी कहने पे गोली चली थी, बताइए, इसी कहने पे गोली चली थी। उधम सिंह ने माइकल ओडायर की हत्या कब और कहाँ की थी? बताइए। तो उधम सिंह ने जाके, देखिए 1919 में कांड होता है, ठीक है। फिर 13 मार्च 1940 में कैक्सटन हॉल में जाके उधम सिंह गोली मारते हैं। वास्तव में इसकी हत्या वहाँ पे करते हैं लंदन में, ठीक है। तो टारगेट इस तरीके से बनाना चाहिए कि 1919 में कांड होता है, 1940 में जाके उधम सिंह लपेट देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, जिम कॉर्बेट का इसका पहला नाम क्या था? इसके पहले इसका नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम था? हैली नेशनल पार्क, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है आपका 1936 में। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1936 में होती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है कहाँ पे? अगर आपसे पूछ लीजिए है कहाँ पे भाई साहब, तो हम बताएं नहीं आपको। ये आपका है उत्तराखंड के नैनीताल गढ़वाल जिले में, है ना। नैनीताल गढ़वाल जिले में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसका पहले नाम था हैली नेशनल पार्क। एक प्रसिद्ध मतलब ब्रिटिश शिकारी थे, ठीक है, जिनका नाम था जिम कॉर्बेट। तो उन्हीं के नाम पे जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। ये चीज़ याद रहेगा। अच्छा, आपसे अगर पूछ लिया जाए, कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, बताइए। और सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क का हिमिस हो जाएगा, जो लद्दाख में पड़ता है ना, लद्दाख में पड़ता है। और सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन हो जाएगा? साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कहाँ पड़ता है? अंडमान में, है ना। ये चीज़ याद रहेगा, याद रखिएगा। तो सबसे सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है? 1973 में होती है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका राजस्थान में स्थित है। किस राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंघा यानी कि स्वैम्प डियर संरक्षण विशेष है? आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो संजय माधव, कान्हा बांधव, पेंच पन्ना, ये सब कहाँ पे है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। पेंच तो महाराष्ट्र में, बाकी संजय माधव, कान्हा बांधव आपका एमपी में आएगा। हाथियों के लिए प्रसिद्ध राजा जी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो हाथियों के लिए आपका हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। चलिए इसका आंसर बताइए। कह रहा है कि सुमिलित करिए खनन क्षेत्र और खनिज संपदा। कौन कहाँ पे पाया जाता है आपको बताना है। तो देखिए, ये जो उड़ीसा कालाहांडी है, ये आपका उड़ीसा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है, याद रहेगा। कालाहांडी उड़ीसा में पाया जाता है। जावर कहाँ पाया जाता है? जावर आपका राजस्थान में पाया जाता है। जावर आपका राजस्थान में पाया जाता है। कोलार आपका कर्नाटक बताएंगे। कोलार कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। और मूसाबनी कहाँ पाया जाता है? मूसाबनी आपका यह झारखंड में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? झारखंड पाया जाता है। तो चलिए बताइए, कालाहांडी
कालाहांडी जहाँ उड़ीसा है, यहाँ से कौन सी खनिज संपदा मिलती है? तो कालाहांडी से मिलती है आपका बक्साइट। कौन सी मिलेगी कालाहांडी से? कालाहांडी से आपकी मिलती है बक्साइट। ठीक है, कालाहांडी से आपका क्या मिलेगी? कालाहांडी से आपका बक्साइट मिलेगी। ठीक है, जावर से क्या मिलती है? जावर से, तो जावर से आपका जस्ता और शीशा मिलता है। जावर से आपका जस्ता और शीशा मिलता है, जस्ता और शीशा मिलता है। कोलार से आपका सोना मिलता है ना। और मोसा बनी से आपका तांबा मिलता है। मोसा बनी से क्या मिलता है? मोसा बनी से आपका तांबा मिलता है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे आप आंसर मिला लीजिएगा। चलिए अगला देखिए। अगला कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। बेल्लाडीला खान किस खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है? आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है। मलाज खंड किस धातु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड प्रमुख खदानें कहाँ स्थित है? आपका राजस्थान में है। कहाँ पे भाई साहब? कहाँ पे है ये सब? ये आपका राजस्थान में हो जाएंगे, है ना। अगर हम खनन क्षेत्र की बात करते हैं, अगर हम खनन क्षेत्र की बात करें तो भारत में बहुत सारे मतलब ऐसे क्षेत्र हैं जो खनन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। जैसे आपका हो जाएगा एक छोटा नागपुर का पठार, आप सुने होंगे छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार आप सुने हैं। तो जो छोटा नागपुर का जो पठार है आपका झारखंड, छोटा नागपुर का जो पठार है आपका झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल यहाँ पे पाया जाता है। ठीक, एक होता है धारवाड़ खनन क्षेत्र। धारवाड़ खनन क्षेत्र आपका कर्नाटक में पाया जाता है। धारवाड़ कर्नाटक में पाया जाता है। अरावली, अरावली आप नाम सुने होंगे। अरावली जो अभी काफ़ी फेमस चल रही है ना, काफ़ी अरावली को लेकर चर्चा है कि अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वह अब संकटग्रस्त में आ गई हैं। तो अरावली से रिलेटेड मैं आपको कुछ यहाँ पे फैक्ट बता दे रहा हूँ, क्योंकि अरावली भी एक खनन क्षेत्र है। वहाँ पे राजस्थान में, हरियाणा में, जैसे अरावली में मैं आपको बता दूँ पहले अरावली में क्या क्या मिलता है। अरावली देखिए, अरावली में आपका अरावली में भी खनन होता है। ठीक है, तो वहाँ पे राजस्थान हरियाणा में वहाँ पे तांबा जस्ता शीशा संगमरमर ये सारी खनिज संपदा यहाँ पे पाई जाती हैं। तो अरावली चर्चा में क्यों है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि यहाँ पे जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन भी चल रहा है ना। तो अरावली चर्चा में आपको बताना है। देखिए, जो अरावली पर्वत है, एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है। एक पहले अच्छा एक केस काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है जो यूपीएससी में आपका पूछा जाता है। कौन सा केस है वो बताइए, नाम बताइए। केस का नाम है गोदावर्मन केस। क्या नाम? टीएन गोदावर्मन केस। टीएन गोदावर्मन केस। तो देखिए, जो टीएन गोदावर्मन केस है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। क्यों एक्सेप्ट कर लिया? इसमें दो चीज़ें थी। दो चीज़ें इसमें हैं। क्या है कि जो 100 से कम 100 मीटर से जो कम पहाड़ियाँ हैं उनको अरावली की दर्जा अरावली नहीं माना जाएगा। बात समझ रहे हैं? 100 मीटर से जो कम की पहाड़ियाँ हैं उनको अरावली का दर्जा नहीं माना जाएगा। और दूसरा चीज़, जैसे जो अरावली का जो विस्तार है वो काफ़ी राज्यों तक विस्तार है। अरावली का जो विस्तार है यह काफ़ी राज्यों का विस्तार, मतलब काफ़ी राज्यों तक विस्तार है। जैसे आपका गुजरात हो गया, यहाँ पे देखिए गुजरात से लेकर गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया और इधर साइड आपका हरियाणा, दिल्ली के रासीना हिल तक ये आपका अरावली का विस्तार है। तो जो काफ़ी सारे बीच में पहाड़ियाँ, जैसे मान लीजिए पहाड़ियाँ हो गई, ये पहाड़ियाँ हो गई, तो इनके बीच में जो गैप है अगर 500 मीटर से ज़्यादा है तो वो भी अरावली नहीं मानी जाएंगी। तो अगर ऐसे हम मान लें तो 93% का सुप्रीम कोर्ट की ये बात मान लेते हैं। ठीक है, ये बात अगर मान लें तो 93% से ज़्यादा जो पहाड़ियाँ हैं वो अरावली रहेंगी ही नहीं। अगर अरावली नहीं रहेगी तो राजस्थान, हरियाणा समेत दिल्ली तक बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसी प्रॉब्लम हो जाएगी? जो हरियाणा में रेगिस्तान वगैरह, राजस्थान में रेगिस्तान वगैरह है, वो सीधा उड़ के धूल भरी आंधी किधर जाएगी? आपकी उत्तर पूर्वी भारत साइड आएगी। ठीक है, अच्छा सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या पड़ेगा? सबसे बड़ा इंपैक्ट ये पड़ेगा कि मानसून प्रभावित होगा, बहुत तगड़ा। बात समझ रहे हैं नहीं? मानसून प्रभावित होता है और क्या होता है? मानसून प्रभावित होता है, धूल भरी आंधी आएगी। अच्छा, अरावली से काफ़ी सारी नदियाँ भी निकलती हैं, है ना, वहाँ से जल स्रोत भी प्रभावित होता है। जल स्रोत पर जब विविधता नष्ट हो जाएगी। बात समझ रहे हैं नहीं? और मरुस्थल वहाँ पे है, ये है। तो मरुस्थल अगर उधर साइड आएगा, इधर साइड से धूल भरी आंधी चलेगी तो जो रेत है वो रेत आपका इधर साइड आप ध्यान देखेंगे हिमालय पड़ता है ना, तो हिमालय में जाके ध्यान दीजिएगा, हिमालय में जाके जो रेत के कण हैं वो इकट्ठा होंगे। तो वहाँ पे जो बर्फ़ जमी है वहाँ पे रेत की एक परत बनेगी। तो क्या होगा कि बर्फ़ पिघलेगा। जब बर्फ़ पिघलेगा तो ऊपर से जो गंगा यमुना की जो नदियाँ आती हैं तो उसमें और बाढ़ आएगा। बिहार, उत्तर प्रदेश राज्य में जो बरसात के मौसम में आप देखे होंगे बहुत तगड़ी बाढ़ आती है। कितने ज़िले, कितने सब कुछ नष्ट हो जाते हैं, कितनी खेती नष्ट हो जाती है। तो हर प्रकार से प्रॉब्लम ही होगा अगर अरावली की पहाड़ियों को
अरावली का दर्जा। भाई साहब, इंसान के जन्म से पहले अरावली पहाड़ियाँ हैं, समझ रहे बात को। और उसी को अभी लोग बता रहे हैं कि ऐसा वैसा, क्या बोले मैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। चलिए ये प्रश्न पूछ रहा है कि जनजाति और उसका क्षेत्र जो है इसको सम्मिलित करना है ना। जनजाति और उनके क्षेत्र को आपको सम्मिलित करना है कि किर्गिज, बुशमैन, इनु, बद्दू, यह जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, ये आपको बताना है। चलिए बताने का प्रयास करिए। तो देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ इंपॉर्टेंट जनजातियाँ जो आपको याद रखना ही रखना है, एकदम याद रखिए, इसको जो है गांठ बांध लीजिए, है ना। एकदम ध्यान से देखिए। एशिया में 4 जनजाति याद रखिए। एशिया में 4 जनजाति याद रखिए। कौन कौन सी? एक पड़ता है आइनो, क्या बोलेंगे उसको? आइनो। एक है आपका मंगोल, आइनो, मंगोल और बेदून, यही बेदू या बोल दीजिए, या फिर इसको बोलते हैं बेदुइन, बेदुइन। और एक होता है नेग्रिटो, नेग्रिटो है ना, नेग्रिटो। ठीक है। तो जो आइनो है, आइनो यहाँ कहाँ पाई जाती हैं? आइनो जनजाति कहाँ पाई जाती है? मंगोल कहाँ पाई जाती है? बेदुइन पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? नेग्रिटो कहाँ पाई जाती हैं? जो आइनो पाई जाती है आपका जापान में पाई जाती है, जापान में। मंगोल जनजाति कहाँ पाई जाती है? मंगोलिया में, मंगोलिया में। और कहाँ पे? और चाइना में। बेदुइन जो जनजाति है ये आपका अरब क्षेत्र में पाई जाती है, अरब क्षेत्र में, अरब, ये वाली अरब क्षेत्र में। ठीक है। नेग्रिटो, नेग्रिटो कहाँ पाई जाती है? अंडमान में पाई जाती है, अंडमान पाई जाती है। और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है, दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। तो 4 जनजाति एशिया में याद रखिए, आइनो, मंगोल, बेदुइन और नेग्रिटो। एशिया में 4 जनजाति याद रही। ठीक है। अब याद करते हैं अफ्रीका में। किसमें? अफ्रीका में। तो अफ्रीका में भी, अफ्रीका में आप 3 जनजाति याद रखिए, इंपॉर्टेंट जनजाति है। अफ्रीका में 3 जनजाति याद रखिए। एक याद रखिए मसाई, मसाई। एक होता है पिग्मी, पिग्मी। और एक होता है बुशमैन, बुशमैन, या फिर उसको कहिए सैन, क्या बोलेंगे? सैन, बुशमैन, सैन। तो जो मसाई जनजाति है, जो मसाई जनजाति है, जो मसाई जनजाति है कहाँ पाई जाती है? आपका केन्या और तंजानिया में पाई जाती है। कहाँ पे? केन्या, तंजानिया, केन्या, तंजानिया, याद रखिएगा। ठीक है। और पिग्मी जो जनजाति है आपका मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मध्य अफ्रीका में, मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। और बुशमैन और सैन, बुशमैन कहिए चाहे सैन कहिए, यह जनजाति आपका पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल में। कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में, कालाहारी मरुस्थल में। तो एशिया में आइनू, मंगोल, बेदुइन, नेग्रिटो। अफ्रीका में मसाई, पिग्मी, बुशमैन, मसाई, पिग्मी, बुशमैन, मसाई, पिग्मी, बुशमैन। 2 याद रहा, अफ्रीका और एशिया। अब याद रखिए, अब याद रखिए यूरोप। किसको याद रखेंगे? यूरोप को। तो यूरोप जनजाति कहाँ पाई जाती है? यूरोप जनजाति, यूरोप में जो है जनजाति पाई जाती है लैप, लैप, क्या बोलते हैं उसको? लैप, लैप कहिए चाहे सामी कहिए, लैप कहिए चाहे सामी कहिए। ये जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये जनजाति पाई जाती है आपका नॉर्वे में, स्वीडन में, स्वीडन में, फिनलैंड में, यहाँ पे ये जनजाति पाई जाती है। यूरोप में लैप कहिए चाहे सामी कहिए। अब दो और जनजाति याद रखिए जो पाई जाती है आपका उत्तर अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में। ठीक है। जनजाति वाला मामले खत्म करिए। उत्तर में जो जनजाति पाई जाती है जिसको बोलते हैं रेड इंडियन, रेड इंडियन, रेड इंडियन। और एस्किमो, 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 रेड इंडियन और एस्किमो। तो जो ये रेड इंडियन है, एस्किमो है, रेड इंडियन कहाँ पाई जाती है बताइए? रेड इंडियन आपका अमेरिका में पाई जाती है, यूएसए में। रेड इंडियन यूएसए में पाई जाती है। बात समझ में आ रही है? और जो एस्किमो जनजाति है आपका ग्रीनलैंड में, ग्रीनलैंड में, कनाडा में, ग्रीनलैंड में, कनाडा में। तो उत्तर अमेरिका में 2 जनजाति, रेड इंडियन, एस्किमो। यूरोप में लैप सामी कहिए, जो कहाँ पाई जाती है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में। ठीक है। इतनी चीज़ याद रखिए। तो उत्तर अमेरिका हो गया। हाँ, दक्षिण अमेरिका भी याद रख लीजिए। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में कौन सी जनजाति पाई जाती है? दक्षिण यूएसए, इससे ज़्यादा हो गया। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है एक अमेजन की जनजाति पाई जाती है। अमेजन जनजातियाँ भी होती है ना, अमेजन जनजातियाँ, जो कहाँ पाई जाती है? आपके दक्षिण अमेरिका, अमेरिका के अंदर ब्राज़ील में, ब्राज़ील में, पेरू में, है ना। ऐसी जगह आप याद रखिए, यहाँ पे अमेजन जनजातियाँ पाई जाती हैं। बाकी एक ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो जनजाति पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में उस जनजाति का नाम है एबो रीजनल जनजाति, एबो रीजनल जनजाति आपका ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। याद रहेगा? बताइए, याद रहेगा? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। तो देखिए, किर्गिज कहाँ पाया जाएगा? किर्गिज पाया जाएगा आपका मध्य एशिया में, है ना। बुशमैन बताइए, अभी हम आपको बुशमैन बताए, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। इनु जनजाति कहाँ पाई जाएगी बताइए? इनु, इनु कहाँ पाई जाएगी? इनु जापान में पाई जाएगी, अभी बताइए जस्ट। बद्दू बताइए, बेदुइन, बेदुइन अरब में पाई जाएगी, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए?
ऑप्शन नंबर ए का 3 हो रहा है, ए का 3 हो रहा है, बी का 4 हो रहा है, सी का 1 हो रहा है, डी का 2 हो रहा है। 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखिए, अगला, हाँ यहाँ पे याद रखिए, देखिए जो अफ्रीका की मूल जनजाति पिग्मी है, यह किस नदी घाटी में पाई जाती है? कांगो में पाई जाती है। इस्किमो निवासी है, इस्किमो आपका कनाडा, अलास्का और ग्रीनलैंड में पाई जाती है। इस्किमो हम बता चुके हैं। सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? मलेशिया में रहते हैं। जुलू जनजाति क्षेत्र किस क्षेत्र से संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में पाई जाती है? अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है, अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। अच्छा, कुछ और पॉइंट हमको याद रखिए। देखिए जो ये पिग्मी जनजाति है, एक मिनट, जो पिग्मी जनजाति है याद रखिएगा, जो पिग्मी जनजाति है ना, ये पिग्मी जनजाति सबसे कम कद की जनजाति है, सबसे कम कद की जनजाति है। और जो मसाई जनजाति है, इसके बारे में याद रखिए, जो मसाई जनजाति है पशुपालक होती है, पशुपालक। और इसकी यह लंबे कद की जनजाति होती है, लंबे कद की। मसाई लंबे कद की जनजाति होती है और पशुपालक होती है, और पिग्मी जो है यह कम कद की जनजाति होती है। अच्छा, ऐसे पूछ लें कि एस्किमो, जो एस्किमो जनजाति है, देखिए कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड, ये एस्किमो दिख रहा है। एस्किमो ये आपका वहाँ कहाँ पे रहता है? ये आपका इग्लू में निवास करते हैं। कहाँ पे निवास करते हैं? इग्लू में निवास करते हैं, इग्लू में निवास करते हैं। समझ में आ रही बात? याद रखिएगा। चलिए बुशमैन वगैरह, जो बुशमैन वगैरह तो शिकारी वगैरह करते हैं। चलिए परिवहन, संचार, वाणिज्य, यह किसके अंतर्गत आते हैं आपको बताना है। परिवहन, संचार, वाणिज्य, यह किसके अंतर्गत आते हैं आपको बताना है। देखिए जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं वो 3 भागों में बांटी जाती हैं। कौन कौन सी? एक प्राथमिक गतिविधियाँ है ना, एक प्राथमिक गतिविधियाँ, एक द्वितीय गतिविधियाँ और तृतीय गतिविधियाँ। तो जो प्राथमिक गतिविधियाँ होती हैं, ध्यान दीजिएगा, जो प्राथमिक गतिविधियाँ हैं उसमें प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होती है ना, डायरेक्ट प्राकृतिक पर, डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होती है। और जो द्वितीय गतिविधियाँ होती हैं यह जो है कच्चे माल के रूपांतरण को प्रभावित करती हैं, कच्चे माल, ठीक है, कच्चे माल। और जो तृतीय गतिविधियाँ होती हैं ये आपका सेवा क्षेत्र में आ जाएंगी, है ना, किस में आएंगी? सेवा क्षेत्र में आएंगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए तो प्राथमिक गतिविधियों के अंतर्गत क्या आएगा, और द्वितीय गतिविधियों के अंतर्गत क्या आएगा, और तृतीय गतिविधियों के अंतर्गत आएगा। ये आपको बताना है कौन सा किस में आएगा। तो प्राथमिक गतिविधियों में आपका कृषि आएगा, क्या आएगा? जो डायरेक्ट प्रकृति से संबंधित होती हैं, कृषि आएगा। और पशुपालन आएगा, पशुपालन आएगा, पशुपालन आएगा, है ना, खनन आएगा, खनन आएगा। और क्या आएगा? मत्स्य पालन आएगा, मछली पालन जिसको बोलते हैं, मत्स्य पालन। ये प्राथमिक क्षेत्र में आएंगी। अगर आपसे बात कर लें द्वितीय क्षेत्र में क्या आ जाएंगी? द्वितीय क्षेत्र में, तो द्वितीय क्षेत्र में आपका जैसे उद्योग आ जाएगा, उद्योग, है ना, निर्माण, उद्योग निर्माण, निर्माण कार्य आएगा, है ना, निर्माण कार्य आएगा। बिजली आ जाएगी, बिजली आ जाएगी। ये आपका द्वितीय गतिविधियों में आएगी। अगर तृतीय गतिविधियों की बात करें, तीसरे गतिविधियों की अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पे इसमें जो है आ जाएगा आपका परिवहन, परिवहन, इधर देखिए परिवहन, संचार, संचार, वाणिज्य, है ना, वाणिज्य, बीमा, बीमा, पर्यटन, पर्यटन, ये सारी चीज़ें तृतीय गतिविधियों में आएंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रहेगा। चलिए देखिए तृतीय गतिविधियों का दूसरा नाम क्या है? तृतीय गतिविधियों का दूसरा नाम है सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर। भारत के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय सेवा क्षेत्र का ही है। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? हथकरघा क्षेत्र निवास से संबंधित था। तारापुर समिति की गठन की गई थी आपका पूंजीगत खातों में रुपयों की परिवर्तनीयता पर सलाह हेतु, पूंजीगत खातों में रुपयों की परिवर्तनीयता पर सलाह हेतु। खादी और ग्रामोद्योग का आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? आपका मुंबई में होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? वाणिज्य बैंक कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन कब होता है? इसका गठन कब होता है? इसका गठन होता है 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर पूछ ले तो हेडक्वार्टर आपका मुंबई में हो जाएगा, है ना, मुख्यालय मुंबई में हो जाएगा। इसका पहले नाम क्या था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले नाम क्या था? पहले नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के बाद में 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। क्या रख दिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया, ठीक है। तो भारत का यह सबसे जो है सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, ठीक है, याद रहेगा। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, अच्छा, सार्वजनिक क्षेत्र की वे बैंक है जिनका गठन एसबीआई अधिनियम 1955 अथवा 1970 अथवा 1980 के राष्ट्रीयकरण अधिनियमों के तहत हुआ, जिनमें भारत के सरकार का, अच्छा, जिनमें भारत सरकार का बहुमत जो है स्वामित्व है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का सबसे बड़ा बैंक है। इसमें फाइनेंशियल ईयर 2024 में एसबीआई का जो बैलेंस शीट है ना,
यह 61 लाख करोड़ से अधिक है ना। फाइनेंशियल ईयर 2024 में एसबीआई का जो बैलेंस शीट आकार है 61 लाख करोड़ से अधिक दर्ज है। जमा और ऋण में जो है राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च हिस्सेदारी के साथ यह जो है सबसे बड़ा वाणिज्यिक और क्षेत्रीय बैंक है। चलिए, एसबीआई किस अधिनियम से स्थापित होता है? तो वही एसबीआई एक्ट 1955 है ना। एसबीआई एक्ट 1955 ये तो पता ही होगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल कर जो है एसबीआई कब होता है? तो 1 जुलाई 1955 को होता है। 2017 में एसबीआई में काफ़ी सारे बैंकों का विलय भी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से विलय होते हैं, है ना। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, हैदराबाद, मैसूर, पटियाला, त्रावणकोर, है ना। और साथ ही एक भारतीय महिला बैंक लिमिटेड का भी विलय प्रभावित हुआ था। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पे बताइए? एसबीआई का मुख्यालय आपका मुंबई में हो जाएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में वर्ष 2020 में किन बैंकों का विलय होता है? तो आपका 2 बैंक, आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक। आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? कहाँ गया? उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है आपको बताना है। चलिए बताने का प्रयास करिए। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा है 8 राज्यों से मिलती है। कितने राज्यों से मिलती है? 8 राज्यों से मिलती है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। ऐसे मान लीजिए एक मैप देख लीजिए। चलिए, हालांकि मैं आपको लगा दूंगा। मान लीजिए उत्तर प्रदेश हो गया, तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा रेखा है वह 8 राज्यों से मिलती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सबसे पहले मान लीजिए उत्तराखंड अलग हुआ था ना। उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। हरियाणा हो गया, हरियाणा हो गया। इसके बाद आपका राजस्थान हो गया, है ना। राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया। और इसके बाद झारखंड हो गया, झारखंड हो गया, है ना। और बिहार हो गया, बिहार हो गया। तो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पूछा है, राज्य पूछा है, तो 8 हो जाएगा। एक केंद्र शासित प्रदेश से भी मिलता है, एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलता है जिसको बोलेंगे दिल्ली, ठीक है। दिल्ली से भी, एक केंद्र शासित प्रदेश से भी मिलता है उत्तर प्रदेश की सीमा। ये चीज़ याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला देखिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस, अच्छा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? आपका नेपाल से लगती है। उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा मुख्यतः किस जनपद से लगती है? छत्तीसगढ़ की जो सीमा है आपका सोनभद्र से लगती है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी पड़ोसी राज्य कौन होंगे? पश्चिमी साइड आप देखेंगे वहाँ पे हरियाणा और राजस्थान आएगा, और दक्षिण साइड आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आएगा, और पूर्वी साइड आपका बिहार और झारखंड आएगा। आ जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यमुना नदी। यमुना नदी के बारे में हमको बताना है कि यमुना नदी जो है गंगा नदी से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मिलती है। चलिए भाई साहब, महाकुंभ आ रहा है, महाकुंभ तो भी देखा, अब माघ मेला आ रहा है। महाकुंभ के बाद बहुत बड़ा मेला, देखिए माघ मेला हर साल लगता है, माघ मेला हर साल लगता है। तो इस बार बड़े स्तर पे भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ आने की फिर से संभावना है, दिख रही है ना। काफ़ी जोर शोर से स्तर पे वहाँ पे तैयारी चल रही है। तो देखिए, ये पूछ रहा है कि यमुना नदी गंगा नदी से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मिलती है, किस जनपद में मिलती है। तो जो यमुना नदी है इसका सबसे पहले आप बता दी उद्गम कहाँ से होता है। तो यमुना नदी का उद्गम होता है यमुनोत्री हिमनद से। कहाँ से होता है? यमुनोत्री, यमुनोत्री हिमनद, हिमनद, यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी का उद्गम होता है। यमुना नदी की लंबाई कितनी है? तो यमुना नदी की लंबाई आपका 1376 किलोमीटर। कितना है? 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यमुनोत्री हिमनद कहाँ है? आपका उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में, ठीक है। तो उत्तराखंड से आपका निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है, कहाँ पे आती है सबसे पहले? देखिए कई राज्यों से होते हुए आती है, उत्तराखंड से आपका निकलती है, आपका फिर आती है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की सीमा से होते हुए आपका आती है हरियाणा में, है ना। हरियाणा में, हरियाणा से फिर आपका दिल्ली, दिल्ली, फिर दिल्ली से होते हुए आपका आ जाती है यूपी के प्रयागराज में। यहाँ 3 नदियों का संगम बोलते हैं, त्रिवेणी संगम, है ना, प्रयागराज में, प्रयागराज में, ठीक है। तो प्रयागराज में यह आके गंगा से मिल जाती है, जहाँ पे फिर यमुना नदी नहीं जाती है। यमुना नदी यहाँ पे गंगा नदी मिल जाती है, फिर वहाँ से फिर गंगा नदी जो है बनारस काशी होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। तो यमुना नदी गंगा नदी से उत्तर प्रदेश किस जनपद मिलती है? आपका प्रयागराज में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? प्रयागराज में मिलती है भाई साहब, याद रखिएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यमुना नदी की सहायक नदियाँ होती हैं। जैसे मान लीजिए यमुना नदी आ रही है, बात समझिए, ये यमुना नदी आ रही है ना। तो यमुना नदी की सहायक नदी आपसे पूछता है कि कौन सी नदियाँ सहायक नदी हैं, और कौन सी नदियाँ दाएं से ओर से मिलती हैं, कौन सी नदियाँ बाएं ओर से मिलती हैं, कौन सी नदियाँ दाएं ओर से मिलती हैं, कौन सी नदियाँ बाएं ओर से मिलती हैं, आपको बताना है। चलिए बताने का प्रयास करिए। तो देखिए, जो दाएं ओर से नदियाँ मिलती हैं, दाएं ओर से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? दाएं ओर से आपकी नदियाँ मिलती हैं 2 नदी, टॉस, टॉस और गिरी, टॉस और गिरी, ये आपका दाएं ओर से मिलती है। बाएं ओर से कौन सी नदी मिलती है? बाएं ओर से हिंडन मिलती है, हिंडन और चंबल, हिंडन, चंबल, बेतवा, बेतवा और केन, याद रहेगा, याद रखिएगा, हिंडन, चंबल, बेतवा, केन। और दाहिने साइड से मिलती है टॉस और गिरी, ये चीज़ याद रहेगा, बताइए, याद रहेगा, है ना। तो यमुना काफ़ी सारे शहरों से भी पूछता है। यमुना हो गया आपका जैसे आगरा के ताजमहल के जस्ट बगल में है, ठीक है, दिल्ली में है, मथुरा में है, आगरा में है,
यहाँ पे यमुना नदी मिलती है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश से बाहर गंगा किस राज्य में प्रवेश करती है। तो आपका बनारस के आगे होते हुए प्रयागराज से, फिर इधर आपका भदोही मिर्जापुर होते हुए बनारस के आगे से आपका बिहार में बक्सर जिला से प्रवेश कर जाती है। चलिए, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो गंगा नदी की कुल लंबाई आपका 2525 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है आपका 24 जनवरी को, है ना। उत्तर प्रदेश डिटेल में आपको पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से बता चुके हैं, ठीक है। आप वहाँ पे देखे होंगे, समझ में आया होगा कि उत्तर प्रदेश का गठन कैसे होता है। पहले इसका नाम क्या था, उसके पहले क्या नाम था, आ रही बात समझ में। चलिए, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। आपका गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे स्थित है। आपका यह प्रयागराज में स्थित है, प्रयागराज में स्थित है। चलिए, आ जाता है नाटो। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ पे आपको बताना है, फटाफट बताइए। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है बताइए। देखिए, नाटो का जो मुख्यालय था यह पहले लंदन में था। कहाँ पे था, लंदन में था। आप कहेंगे लंदन में कैसे। देखिए, नाटो का जो मुख्यालय था यह पहले लंदन में स्थित था। कहाँ पे, लंदन में। फिर बाद में भाई साहब लंदन से इसको पेरिस में कर दिया गया। कहाँ पे कर दिया गया, पेरिस में, ठीक है। फिर पेरिस से इसको कहाँ कर दिया गया, ब्रुसेल्स बेल्जियम, ब्रुसेल्स बेल्जियम में कर दिया। ब्रुसेल्स बेल्जियम में कब कर दिया गया, 1967 में, 1967 में, याद रखिएगा। तो नाटो का मुख्यालय अभी कहाँ पे है, ब्रुसेल्स बेल्जियम, ब्रुसेल्स बेल्जियम, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे बताइए। चलिए, यूनिसेफ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में हो जाएगा। OECD का मुख्यालय आपका पेरिस में हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO का मुख्यालय लंदन में हो जाएगा। राष्ट्रमंडल सचिवालय का मुख्यालय लंदन में हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया है। मेरी 51 कविताएं, मेरी 51 कविताएं यह किसकी रचना है। चलिए बता दीजिए फटाफट। मेरी 51 कविताएं यह किसकी रचना है। चलिए, तो जो मेरी 51 कविताएं हैं ये आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। किसका है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का है मेरी 51 कविताएं। APJ अब्दुल कलाम की प्रमुख कविता बताइए कौन सी है। APJ अब्दुल कलाम की एक प्रमुख आत्मकथा बता दीजिए उनका। अच्छा, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, FIRE, है ना, याद रहेगा, ठीक है। बाकी HD देवेगौड़ा तो आपके प्रधानमंत्री थे ना, ये PM थे। और उमा भारती बताइए, उमा भारती बारे में आप क्या जानते हैं। उमा भारती आपका वहाँ पे MP की CM थी, MP की CM थी, है ना। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि वर्ष 2022 में ट्विटर का अधिग्रहण किसने किया। ट्विटर का अधिग्रहण किसने किया। भाई बहुत खतरनाक इंसान, क्या बोलते हैं इनको, अरे यार इनको बोलते हैं वो ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे भाई जो कहाँ से आते हैं, कृष्ण मूवी में जो आए थे, एलियन एलन मस्क, ठीक है। तो 2022 में ट्विटर का अधिग्रहण किसने किया, एलन मस्क ने किया। कितनी अमेरिकी डॉलर में किया, अमेरिकी डॉलर 44 बिलियन, 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है, याद रहेगा, याद रखिएगा। तो 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर में 2022 में ट्विटर का अधिग्रहण एलन मस्क ने किया। बाद में अप्रैल 2023 में जो है इसका नाम बदल के, ट्विटर का नाम बदल के एक्स कर दिया है ना, एक्स, ट्विटर बोले तो एक्स, याद रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। सुंदर पिचाई अल्फ़ाबेट इंक के CEO कब बने, वर्ष 2019 में। माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है, सत्या नाडेला है। एप्पल के CEO कौन है, टिम कुक है। एप्पल ने पहला आईफोन कब पेश किया, 2007 में। माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड प्लेटफॉर्म क्या कहलाता है, माइक्रोसॉफ्ट अजूरे, याद रहेगा, याद रहेगा। चलिए, असेंबलर, देखिए दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे। असेंबलर से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। असेंबलर का कार्य क्या है पूछ रहा है। एक असेंबलर होता है, एक कंपाइलर होता है। भाई साहब क्या होता है, एक असेंबलर होता है, एक कंपाइलर होता है। एक असेंबलर होता है, एक कंपाइलर होता है। तो असेंबलर वह होता है कि जो असेंबली भाषा को मशीन कोड में बदलता है, असेंबली भाषा को मशीन कोड में बदलता है, असेंबलर। और जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर, जो कंपाइलर होता है ना, वह हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में बदलता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में बदलता है कंपाइलर। जो असेंबलर होता है ये आपका असेंबली भाषा को मशीन कोड में परिवर्तित करता है। मशीन कोड बोले तो 0 और 1 के फॉर्मेट में, 0 और 1 के फॉर्मेट में बदलता है, याद रहेगा। अच्छा, असेंबलर जो होता है ये आपका लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, अनुवाद करता है। और जो कंपाइलर होता है वह एक साथ सभी को अनुवाद करता है, एक ही बार में सभी को अनुवाद करता है। बात समझ में आ रही है, ये चीज़ याद रखिए। तो असेंबलर और कंपाइलर, यहाँ से दो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको दोनों को याद रखिए। देखिए, माउस क्या है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, पता है, माउस कीबोर्ड हो गया, है ना, ये सब इनपुट डिवाइस आएंगे।
वेबसाइट को खोलने के बाद वेब ब्राउजर पर प्रदर्शित होने वाला पृष्ठ को पहले पृष्ठ क्या बोलते हैं? होम पेज बोलेंगे। कंप्यूटर में जो शब्द होती है उसको किससे नापी जाती है? शब्द को बिट्स से नापी जाती है ना, कितने बिट्स की है? LAN। अच्छा LAN का तात्पर्य क्या होता है बताइए? LAN का तात्पर्य क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। LAN एक पूछता है मैनियम एन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, है ना, याद रहेगा। चलिए, एक बाइट में सामान्यतः कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन स्याही से, मतलब हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही क्यों बाहर निकल आती है? क्यों बाहर निकल आती है? क्योंकि जब ऊंचाई बढ़ेगी तो क्या होगा? वायु दाब में कमी होती है। वायु दाब में कमी होती है तो ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होती है। ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब फाउंटेन पेन होता है, जैसे मान लीजिए पेन हो गया आपका, है ना, मान लीजिए पेन हो गया, ऐसा करेंगे तो जब पेन, फाउंटेन पेन में जो एक होता है रिज वायर, ठीक है, तो रिज वायर में जो बंद हवा का जो बुलबुला होता है, आप देखेंगे थोड़ा छोटा बुलबुला, अगर आप देखे होंगे वो पेन, तो जो बुलबुला होता है वो दबाव के कारण वो फैलने लगता है। ठीक है, वो फैलने लगता है। जो फैलने लगेगा तो यह जो स्याही को, जो हवा होती है वो स्याही को निब से धकेल देती है इधर साइड। ठीक है, ऐसे धकेलेगी। जब धकेल देगी तो इससे निब से इसका रिसाव होने लगता है, इसलिए जो है बह जाता है। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही क्यों बाहर निकल आती है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होती है ना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि साबुन के बुलबुले के अंदर की दाब की स्थिति कैसी होती है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होती है। वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है। बत्ती के स्टोव में केरोसिन की बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? केशिकत हो जाएगा, है ना। जो लालटेन वगैरह होता है उसमें जो मिट्टी का तेल बोले तो, है ना, वो ऊपर जब चढ़ता है किसके कारण चढ़ता है? केशिकत्व के कारण चढ़ता है। बैरोमीटर रीडिंग में अचानक गिरावट अगर हो गया, अचानक अगर गिरावट हो गया, तुरंत आ जाएगा, समझ लीजिए कि तूफानी मौसम आने वाला है। अगला प्रश्न आ जाता है कि अनुवांशिकी विज्ञान के जनक, मटर के जो पौधे पर आविष्कार किए थे उनका नाम आ जाता है। तो आधुनिक अनुवांशिकी विज्ञान के जनक कौन थे? ग्रेगर, जॉन मेंडल, ह्यूगो डिब्रिज, चार्ल्स डार्विन, थॉमस हंट मॉर्गन। कौन थे बताइए? तो मेंडल ने मटर पर प्रयोग करके वंशानुगति के नियम को प्रस्तुत किया, है ना। तो कौन हो जाएंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल, याद रहेगा। चलिए देखिए, जेनेटिक्स शब्द किसने दिया बताइए? चलिए फटाफट। एक लोग बोले थे कि साइंस का क्वेश्चन इंक्लूड करिए, लीजिए साइंस का क्वेश्चन। जेनेटिक्स शब्द किसने दिया? विलियम बेटसन ने दिया। जीन शब्द किसने पढ़ा? विल्हेम जोहानसन ने गढ़ा। वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का श्रेय किसके दिया जाता है? वाल्टर सटन और थियोडर बोवेरी को दिया जाता है। आनुवंशिकता में गुणसूत्र की भूमिका पर कार्य हेतु वर्ष 1933 के शरीर क्रिया चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो टी हंट मॉर्गन को। अभी 2025 में किसको नोबेल मिला? अभी हम आपको वो क्वेश्चन करवाते हैं, है ना। मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांत पर किस पर आधारित है? पहला लैंगिक जनन पर आधारित है। किस पे आधारित है? लैंगिक जनन पर आधारित। चलिए इजी क्वेश्चन आइए, फटाफट बताइए, इसको आगे बढ़ जाइए, फटाफट बताइए और आगे बढ़ जाइए। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। फोलिक अम्ल की कमी से कौन सा होता है? फोलिक अम्ल की कमी से आपका रक्ताल्पता रोग होता है। रक्ताल्पता रोग होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी बता देंगे। और विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। कौन सा होता है? बेरी रोग होता है ना। अगर अब आपसे पूछ ले विटामिन D1 की कमी से, अच्छा D1 होता कह रहे हैं, विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होती है? बच्चों में रिकेटस होता है ना, बच्चों में रिकेट्स होता है। और वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया की बीमारी होती है ना, हड्डी वाली मामला। और किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में होता है ना। विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी टॉपिक हम आपको कवर करा चुके हैं। नियासिन बोले तो विटामिन B3 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? पेलाग्रा होती है। मानव शरीर में विटामिन ए जो भंडारित होता है वो कहाँ पे होता है? विटामिन ए भंडारित होता है आपका यकृत में होता है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है कहाँ पे? सोयाबीन में, दाल में, है ना। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है कि अक्टूबर 2025 में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया भाई साहब, बहुत तगड़ा क्वेश्चन आ गया, इसको याद रखिएगा। अक्टूबर 2025 में ओडिशा सरकार और श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट, SJTA मतलब श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट द्वारा जगन्नाथ मंदिर के ऐतिहासिक अभिलेखों के संरक्षण हेतु स्थापित किए जाने वाली जो लाइब्रेरी है, देखिए यहाँ पे जो डिजिटल लाइब्रेरी है ना, जो डिजिटल लाइब्रेरी, उसके संबंध में आपको बताना है। तो उसके संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि इस डिजिटल लाइब्रेरी का नाम ज्ञान यज्ञ मंडप रखा गया है। क्या ये बात सही है? एकदम सही है, एकदम ये सही है। यह डिजिटल लाइब्रेरी भुवनेश्वर स्थित लिंगराज लाइब्रेरी की जगह बनाएगी? नहीं ना, ये गलत है, ये गलत है। लिंगराज लाइब्रेरी की जगह नहीं बनाई जाएगी, लिंगराज लाइब्रेरी की जगह नहीं बनाई जाएगी, है ना। ये यहाँ पे नहीं बनेगी भाई साहब, ये गलत है। ठीक है, ये बनाई कहाँ जाएगी? ये बनाई जा रही है वहाँ पे, पुरी में ही बनाई जा रही है, पुरी में ही
देखिए जो श्री जगन्नाथ टेम्पल है वो पुरी में पड़ता है, और लिंगराज जो मंदिर पड़ता है वो आपका वहाँ पे पड़ता है, भुवनेश्वर में पड़ता है ना, भुवनेश्वर में पड़ता है, कोणार्क मंदिर के अगल बगल वहाँ पे पास में। आप कहीं होंगे तो ध्यान देंगे। तो पुरी में ही एक जगह है रघुनंदन लाइब्रेरी। कौन सी लाइब्रेरी? रघुनंदन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ऐसे रख लीजिए याद है। तो वहाँ पे बनेगी, ना कि लिंगराज मंदिर बनेगी। बात समझ में आई? अच्छा, इसमें मंदिर में इसके बारे में कह रहा है कि इस मंदिर से संबंधित ताम्रपत्र, पांडुलिपियाँ और मंदला पांजे को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। हाँ, ये बात सही है। इसके साथ एक विशेष शोध केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। तो आंसर नंबर कौन सा सही नहीं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। बात समझ रहे हैं? देखिए, यह डिजिटल लाइब्रेरी भुवनेश्वर स्थित लिंगराज लाइब्रेरी की जगह बनाई जाएगी, ये गलत है। ठीक है, लाइब्रेरी का आधिकारिक नाम क्या है? लाइब्रेरी का आधिकारिक नाम है ज्ञान यज्ञ मंडप। यह पुरी में ही पुरानी रघुनंदन लाइब्रेरी स्थल पर बनेगी, भुवनेश्वर लिंगराज लाइब्रेरी पर नहीं। इसमें ताम्रपत्र, पांडुलिपियाँ, मंदला पांजी सहित दुर्लभ अभिलेख डिजिटलाइजेशन करके सुरक्षित रखे जाएंगे। परियोजना के साथ एक विशेष शोध केंद्र, रिसर्च सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। अच्छा हाँ, जो रघुनंदन लाइब्रेरी है यह किस मठ से जुड़ी है? यह आपका इमार मठ से जुड़ी है, इमार मठ से जुड़ी है। SJTA यह किस अधिनियम के तहत कार्य करता है? श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1955 के तहत यह कार्य करता है। 8 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP के तहत विकसित महाराष्ट्र के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया? नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 8 से 11 अक्टूबर 2025 के मध्य 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पर होता है? आपका नई दिल्ली में होता है। तो ये करने पर कुछ क्वेश्चन थे, उनको आप देख लेंगे। चलिए, आ जाता है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। नोबेल पुरस्कार आप जानते होंगे, हर एग्जाम में प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो मोटी मोटा एक देखिए, भौतिक में, रसायन में और भी लोगों का नोबेल मिला है, बट कुछ इंपॉर्टेंट जो लोगों के नाम है जो डायरेक्ट आपके पूछे जाते हैं, उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। पूछ रहा है, कह रहा है कि भौतिकी में किसको मिला है? तो भौतिकी मिला है आपका जॉन एन मार्टिनिस को। किसको मिला है? जॉन एम मार्टिनिस को। ठीक है, रसायन में किसको मिला है? रसायन में किसको मिला है? रसायन मिला है ओमार यम यागी, ओमार यम यागी। रसायन में ओमार यम यागी को मिला है। शरीर क्रिया बोले तो चिकित्सा, चिकित्सा में किसको मिला है? चिकित्सा में बताइए, चिकित्सा में किसको मिला है? चिकित्सा में सिमोन सकागुची को ही मिला है, सिमोन सकागुची को ही मिला है, सिमोन सकागुची को मिला है। साहित्य में किसको मिला है? इंपॉर्टेंट है, साहित्य में बताइए, इंपॉर्टेंट है, साहित्य इंपॉर्टेंट है। लास्लो क्रास्ना होर्की, लास्लो क्रास्ना होर्की, इनको साहित्य में मिला है। ठीक है, शांति में किसको मिला है? बताइए, शांति में, शांति में किसको मिला है? शांति शांति शांति, कौन शांति है भाई? शांति कौन मचाएगा है? शांति कौन मचाएगा? जो हल्ला मचाएगा वही, उसी को शांति मिला है। शोर मचा दो, मारिया कोरिना मचा दो, मारिया कोरिना मचा दो। आर्थिक विज्ञान में किसको मिला है? आर्थिक विज्ञान में किसको मिला है? चलिए बताइए, आर्थिक विज्ञान में तो कौन बचते हैं? जोएल मोरिकर, जोएल मोरिकर, मोकर, मोकर क्या बोलते हैं उसको? मोकिर बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, याद रहेगा। बाकी साइड में आप देख सकते हैं नोबेल पुरस्कार किसको किसको मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई साहब, नवंबर 2025 में मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसी से प्रदान करने की घोषणा की गई है? मटेरियल्स इंजीनियर्स के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर गौतम गोपाल कृष्णन को। किसको मिला है? गौतम गोपाल कृष्णन, गौतम गोपाल कृष्णन को मिला है। नवंबर 2025 में वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड किसको मिला है? श्री रविशंकर को मिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्टूबर 2025 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की घोषणा की गई। इसमें विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? आपका प्रोफेसर जयंत नार्लिकर, भौतिकी में है ना, मरणोपरांत। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको याद रखिएगा। कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? ये अक्टूबर 2025 में किसने मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है? तो शेरी सिंह ने। किसने जीता है? शेरी सिंह ने जीता है। चलिए यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि वित्तीय वर्ष, अब इसके बाद आपका बिजनेस के क्वेश्चन आ जाएंगे, मूलविधि क्वेश्चन आएंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी का प्रवाह सर्वाधिक रहा? तो FDI बोले तो क्या होता है? FDI मतलब क्या होता है बताइए सबसे पहले आप। FDI मतलब क्या होता है? FDI मतलब क्या होता है? FDI मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FOREIGN, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई विदेशी व्यक्ति क्या करता है कि जब कोई विदेशी व्यक्ति कहिए या फिर जब कोई विदेशी कंपनी जो भारत में सीधे
भारत में सीधे सीधे निवेश करता है उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। यानी जब कोई बाहरी जो कंपनी होती है या फिर कोई व्यक्ति होता है वो भारत में सीधा सीधा निवेश करता है, उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। और जो एफडीआई होता है यह दो प्रकार का होता है। जो एफडीआई होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है ग्रीनफील्ड निवेश, ध्यान दीजिएगा इसको हटाइए। एक होता है ग्रीनफील्ड निवेश। क्या होता है? एक होता है ग्रीनफील्ड निवेश, ग्रीनफील्ड निवेश। एक होता है ग्रीनफील्ड निवेश, एक होता है ब्राउनफील्ड निवेश। ब्राउनफील्ड निवेश, देखिए जो ग्रीनफील्ड निवेश होता है और जो ब्राउनफील्ड निवेश है, ग्रीनफील्ड निवेश में क्या होता है कि नई कंपनी की स्थापना होती है या फिर नई फैक्ट्री की स्थापना होती है, उसमें निवेश किया जाता है। जो ब्राउनफील्ड होता है इसका मतलब होता है कि जो पहले से मौजूद कंपनी है उसमें निवेश किया जाता है। तो ग्रीनफील्ड निवेश और ब्राउनफील्ड निवेश में ये अंतर होता है। आ रही बात समझ में? तो कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का इक्विटी जो प्रवाह सर्वाधिक रहा? तो सेवा क्षेत्र में। क्या हो जाएगा आंसर? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र में, याद रखेगा, याद रखिएगा। चलिए यहाँ देख लीजिए, वही एफडीआई से रिलेटेड काफी सारे प्रश्न है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में एफडीआई इक्विटी प्रवाह में दूसरे नंबर पर कौन सा देश रहा है? मॉरिशस रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जो है एफडीआई कितना था? 9,347 मिलियन अमेरिकी डॉलर। वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस राज्य को सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी मिला? महाराष्ट्र को मिला। और शीर्ष एफडीआई स्रोत देश कौन सा था? आपका सिंगापुर रहा। और वित्तीय वर्ष 2024 में यूपी के कितने एफडीआई इक्विटी प्रवाह ने कितना जो आकर्षित किया? 476 अमेरिकी मिलियन डॉलर। आ जाता है इजी क्वेश्चन, ये तो आप बता ही लेंगे फटाफट। चलिए बताइए, अम्बेडकर जी के बारे में, भारतीय संविधान के पिता, जनक, है ना, किसको कहा जाता है? बताइए फटाक से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, है ना, संविधान सभा के मसौदा कमेटी के अध्यक्ष थे, मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, है ना। अंतिम रूप से ड्राफ्ट भी तैयार किए थे इन्होंने। अंतिम रूप से ड्राफ्ट कौन तैयार किया था? इन्होंने ही तैयार किया था, ठीक है। इसलिए जो है इनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है ना। कानून मंत्री थे, इनको बचपन में काफ़ी सारी जो है प्रताड़ना भी मिली थी। चलिए कोई बात नहीं, अगला देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है भाई साहब? अगला प्रश्न कर रहा है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार तो बी एन राव हो जाएंगे, है ना। सर बी एन राव हो जाएंगे। बी एन राव द्वारा तैयार प्रारंभिक मसौदे इनिशियल ड्राफ्ट को जांचने और संविधान संशोधित करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? मसौदा समिति का गठन किया गया था। के एम मुंशी किस समिति के अध्यक्ष थे? के एम मुंशी जो है आपके ये मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न किस वर्ष मरणोपरांत प्रदान किया गया? वर्ष 1990 में। वर्ष 1990 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। चलिए अगला देखिए। भारत के गणतंत्र चाचा किसको बोलते हैं? जवाहरलाल नेहरू को बोलते हैं, है ना, बचपन में। चलिए भारत के गणतंत्र होने का सबसे सही अर्थ क्या है? चलिए बता दीजिए, इजी क्वेश्चन है। गणतंत्र मतलब सर्वोच्च सत्ता? नहीं, राज्य का प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित हो, वंशानुगत द्वारा नहीं होता। ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, है ना। जो भारत का जो प्रियम्बल है बोले तो प्रस्तावना क्या कहती है? प्रस्तावना क्या कहती है भाई साहब? प्रस्तावना कहती है कि, दिखा दे रहा हूँ क्या कहती है, देखिए नहीं दिख रहा है, और जूम आउट। चलिए अब दिख रहा है। देखिए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल, वह कहती है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के अनुसार गणतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें राज्य का प्रमुख वंशानुगत राजा रानी नहीं बल्कि निर्वाचित होता है। यानी रक्त जो पद होता है वह रक्त संबंध से नहीं मिलता है, ठीक है। भारत में, बाकी आप समझ सकते हैं अभी क्या हाल चल रहा है भारत में। राज्य बिहार में भी एक कौन थे, कोई एक नेता थे ना, उनका जो लड़का था कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया था, बिना चुनाव लड़े वगैरह भी मंत्री उसको बना दिया जाता है, ठीक है। तो भाई साहब जो मौका पाल रहा है अपना लपेट ले रहा है, काम कर ले रहा है, बस कहने को बस दूसरे के ऊपर लोग उंगली उठाते हैं। ये नहीं जानते हैं कि 4 उंगली आपकी साइड है। चलिए भारत में राज्य प्रमुख राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल, देखिए किसी पार्टी किसी का विरोध करना नहीं चाहिए, जो सच्चाई है सबका ध्यान देना चाहिए ना। एक आपके अंदर एक मतलब कि डिबेट करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आपको कह दिया जाएगा विपक्ष से पक्ष के रूप में बोले तो आप बोल सकें, आप पक्ष से विपक्ष के रूप में बोल सकिए तो आप बोल सकें ना। आपके अंदर ऐसी क्या होनी चाहिए, एनालिटिकल पावर होनी चाहिए, ठीक है, डिबेटिंग पावर होनी चाहिए कि आप किसी भी पक्ष में जाके उसकी पॉजिटिव नेगेटिव, देखिए हर पार्टी की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है ना। तो दोनों चीज़ों को आपको समझना है, ये नहीं कि बस अंधविश्वास आंख बंद करके नहीं चलना चाहिए। विपक्ष के भी काफ़ी सारी चीज़ें नेगेटिव हैं, पक्ष में भी काफ़ी सारी चीज़ें नेगेटिव है ना। तो दोनों चीज़ को याद रखना है, ठीक है। पढ़े लिखे इंसान की यही एक क्या बोलते हैं इसको हैबिट होती है, ये नहीं कि बस
क्या ही बोलूँ, चलिए कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। मामला यहाँ पे गणतंत्र हो गया। भारत में किस दिन से संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और औपचारिक रूप से गणतंत्र बना भारत? 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यह वाक्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 में है। ज़्यादा टाइम हो गया क्या भाई साहब? भारतीय संविधान के संसदीय शासन प्रणाली के किस देश के वेस्टमिंस्टर मॉडल से यह जो है, अरे यार, यह ब्रिटेन से प्रेरित है। अच्छा हाँ ठीक है। संसदीय जो शासन प्रणाली आपका ब्रिटेन से संबंधित है, एकदम सही है। मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व का जो प्रावधान है, यह संविधान का अनुच्छेद 75 के 3 में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत में एक राष्ट्रपति होगा। चलिए बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य था आपका कौन सा था बताइए? तो एक काफ़ी प्रमुख, क्या बोलते हैं उनको, स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीमालू, पोट्टी श्री रामोलुलु, हाँ रामलू नाम था, पोट्टी श्री रामुलु। ठीक है, ये महान स्वतंत्रता सेनानी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिनको जो है आंध्र प्रदेश के राज्य के गठन के लिए जाना जाता है। ये भाई साहब अनशन में बैठ जाते हैं कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्य बनेगा। ठीक है, तो अनशन में बैठ जाते हैं और 58 दिन तक बिना खाए पिए रहते हैं, जिससे इनकी क्या हो जाती है, जिससे इनकी शहादत, बोले तो मृत्यु हो जाती है। तब कब मृत्यु होती है? 1952 में, 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तब जाके फिर आंदोलन में और तेजी मिलती है। ठीक है, तो जाके 1953 में स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पे पहला राज्य बनता है आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य बनता है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तेलुगु भाषा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए, तेलुगु भाषी लोगों ने मद्रास राज्य से अलग अपनी भाषाई राज्य बनाने की मांग उठाई। संसद ने आंध्र स्टेट एक्ट 1953 पारित किया और 1 अक्टूबर 1953 से आंध्र प्रदेश को आंध्र राज्य को अस्तित्व में लाया। यह राज्य मुख्यतः तेलुगु बोलने वाले क्षेत्रों को मद्रास राज्य से अलग करके बनाया गया था। बाद में 1956 में तेलंगाना क्षेत्र के हैदराबाद राज्य से जुड़ने पर आंध्र प्रदेश नाम से जाना जाता है, जिसको पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश ही लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि आंध्र प्रदेश की राज्य को वही आ गया ना कि आंध्र प्रदेश की राज्य को मांग के लिए लंबा अनशन करने वाले नेता का नाम क्या था? श्री पोट्टी श्री रामुलु। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जांच के लिए 1953 में गठित आयोग को क्या कहा गया? राज्यों का पुनर्गठन आयोग, जिसको बोलेंगे फजल अली कमीशन। गुजरात है, यह भी पहले मुंबई का हिस्सा था। तो गुजरात जो है बम्बई राज्य से अलग होकर किस वर्ष बनता है? 1960 में बनता है। हरियाणा पंजाब से अलग होकर किस वर्ष अस्तित्व में आता है? 1966 में अस्तित्व में आता है। हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला? 1971 मिला। ये 3 प्रश्न याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखिए, भारतीय संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाने की शक्ति भारतीय संविधान के किस भाग से प्राप्त होती है? चलिए नागरिकता अधिनियम आ जाता है, नागरिकता अधिनियम 1955। इसका आंसर बताइए, किससे प्राप्त होती है? सीधा सीधा दिख रहा है, नागरिकता भाग दो इससे प्राप्त होती है ना। जो नागरिकता है भाग 2 में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 5 से लेकर 5 तो बहुत टेढ़ा हो गया, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। कहाँ तक? 5 से 11 तक, जो संविधान लागू होने के समय को मतलब यह बताता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न आपको याद रहना चाहिए, एकदम इजी क्वेश्चन है, हड़बड़ाना नहीं है। नागरिकता अधिनियम 1955 की स्थिति को अधिनियमित किया गया 30 दिसंबर 1955 को किया गया। नागरिकता अधिनियम 1955 की अधिनियम संख्या क्या है? 1955 का अधिनियम संख्यांक 57। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से जुड़े कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 7 जो है, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। ठीक है, और नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने का एक प्रमुख तरीका कौन है? जन्म से नागरिकता, एकदम ईजी है ना। अब भारत में आपका जन्म हो, सबसे ईजी क्वेश्चन आपको नागरिकता मिल जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 के मूल अधिकार आपातकाल में स्थगित नहीं किए जा सकते। यह व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? चलिए इसका आंसर बताइए, आपका जोड़ी जाती है अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 359 के तहत यह जोड़ी जाती है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वही राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 52, 352, 456, 56, 460 है ना। 3 आपातकाल याद रखिएगा। अनुच्छेद 358 के तहत आपातकाल युद्ध बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद के मूल अधिकार स्वतः निलंबन हो जाते हैं? अनुच्छेद 19 के, है ना। और 44वें संविधान संशोधन के पहले आपातकाल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन
के निलंबन को सही ठहराने वाला विवादित निर्णय किस मामले में दिया गया था? आपका एमडी एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1976। किस संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द अनुच्छेद 352 में लाया गया? तब का 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1968 के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, बस 2-3 क्वेश्चन और है संविधान के, इसके बाद हम मूल विधि के क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1976 में भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य द्वारा जोड़े गए? चलिए इसका आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा? ये आपका जोड़ा जाता है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, याद रहेगा, इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि 25वां संविधान संशोधन, ये सारे क्वेश्चन हम करवा चुके हैं ना, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। 25वां संविधान संशोधन मुख्यतः किससे संबंधित है? आपका संपत्ति के अधिकार में कटौती, है ना, समाजवादी लक्ष्यों को मजबूत करने से संबंधित था। 38वां संविधान संशोधन मुख्यतः किस विषय से जुड़ा था? तो आपातकालीन प्रबंधों से, है ना, इससे जुड़ा था। आपातकालीन प्रावधानों को अधिक सशक्त बनाना, राष्ट्रीय आपातकाल आदि पर न्यायिक समीक्षा को सीमित करना। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य की प्रेरणा मुख्य रूप से मानी जाती है? मौलिक कर्तव्य बोले तो कहाँ से आई है? रूस से आई है, सोवियत संघ से। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में रहने वाला एक अगर एक विदेशी है, जैसे ब्रिटिश नागरिक, इनमें से किस मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता? किसका दावा नहीं कर सकता है? वह अपना विदेश समझ हासिल कर सकता है, जीवन के यह कर सकता है, यह कर सकता है, यह व्यापार व्यवसाय पेशा करने की स्वतंत्रता को नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। देखिए, यह एक अनुच्छेद में आता है ना, यह किस अनुच्छेद में आता है? आपका 19 के 1 के जी में आता है, ठीक है। जो 19 का जो अनुच्छेद 19 है, यह इसका अधिकार सिर्फ भारतीयों को मिलता है ना, केवल भारतीय नागरिकों को मिलता है, विदेशियों को नहीं मिलता है। बात समझ रहे ना? चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अनुच्छेद 19 किस श्रेणी के मौलिक अधिकार से संबंधित है? स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14 में है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया? अनुच्छेद 21 द्वारा दिया गया। धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 से 28 में है। वर्तमान में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की मुख्य श्रेणियां कितनी? 6 श्रेणियां। ये सब प्रश्न आपको पता होगा, एकदम इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था अवशिष्ट विधायी शक्तियां संघ केंद्र के पास रहे निम्नलिखित में से किस देश के संविधान के नमूने से प्रेरित मानी जाती है? क्या कह रहा है कि अवशिष्ट विधायी शक्तियां, यह जो है आपका केंद्र के पास रहे। तो अवशिष्ट विधायी शक्तियां याद रखिएगा, क्या कह रहा है? अवशिष्ट विधायी शक्तियां। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखा। अवशिष्ट विधायी शक्तियां मतलब क्या होता है, आप पूछेंगे। तो अवशिष्ट विधायी शक्तियां मतलब होता है कि जो विषय कैसा मैं विषय लिखती, जो विषय न तो संघ सूची में रहे, न तो राज्य सूची में रहे, न तो समवर्ती सूची में रहे, उनको अवशिष्ट विधायी शक्तियां, उनको क्या बोलेंगे? उनको अवशिष्ट विषय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय। आप कहेंगे इसमें कौन कौन सा विषय आएगा? चलिए बताइए, इसमें कौन कौन सा विषय आएगा? तो जो मूल संविधान बन रहा था उसमें इन चीज़ों का जिक्र नहीं था। बात समझ रहे हैं? यानी कि जो विषय संघ राज्य समवर्ती सूची में नहीं आएगा, उनकी शक्तियां किसके पास रहेंगी? केंद्र के पास रहेंगी। तो यह किस संविधान के किस नमूने से प्रेरित माना जाता है? तो यह माना जाता है कनाडा के। कहाँ के माना जाता है? कनाडा के। बात समझ रहे हैं? अब आप पूछेंगे इसमें आता क्या है? इसमें आता क्या है? इसमें आता है आपका साइबर अपराध। साइबर अपराध आएगा, आईटी आएगी, आईटी, सारी चीज़ें आती हैं। साइबर अपराध, सूचना प्रौद्योगिकी, ये सारे, अंतरिक्ष हो गया, जैसे मान लीजिए अंतरिक्ष हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, परमाणु ऊर्जा। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये अवशिष्ट में आएंगी। तो राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए, भविष्य में आए गए नए विषयों को प्रभावी कानून बनाने के लिए, मजबूत केंद्र व्यवस्था रखने के लिए, ये सारी चीज़ों को, इनकी शक्तियाँ केंद्र के पास रहेंगी, ये कहा गया है। तो ये जो मॉडल है ये आपका कनाडाई मॉडल इसको बोलते हैं ना। तो कनाडा से आया है तो कनाडाई मॉडल इसको बोलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच विधायी एवं प्रशासनिक संबंध संबंधित है? 11 आर्टिकल 245 263। 7वीं अनुसूची में विधायी विषयों के विभाजन के लिए कुल कितनी सूचियां दी गई? 3 सूचियां दी गई हैं। भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसके पास नहीं थी? गवर्नर जनरल के पास नहीं थी। अमेरिकी संविधान में अवशिष्ट शक्तियां सामान्यतः किसके पास मानी जाती हैं? राज्यों और जनता के पास, जैसा कि 10वें संविधान संशोधन में कहा गया है। चलिए आ जाता है आपका बीएनएस से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय न्याय संहिता
कहाँ गया भाई साहब। पूछ रहा है कि भारतीय नागरिक भारत संहिता बीएनएस 2023 में उपहति जिसको बोलते हैं हर्ट की परिभाषा किस धारा में दी गई है। हर्ट करना है ना। हर्ट तो भाई साहब आप तो समझ सकते हैं। हर्ट मतलब क्या होता है, अगर बताइए हर्ट मतलब क्या होता है। हर्ट मतलब होता है कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं, पीछे से कोई फटाक से धक्का दे दिया, ठीक है, धक्का देना इजी वे में समझिए। आप कहीं भी 4 आदमी के सामने बैठे हैं, एक घंटा आप जड़ दिए किसी को, समझ रहे मात तो एक थप्पड़ जड़ दिए, थप्पड़ मारना, तो उसको क्या होगा, उसको हार्ट पहुंचेगा अंदर से कि हमको सबके सामने सरे बाजार में हमको मार दिया, अंदर से क्या होगा, हार्ट आएगा। किसी को धक्का देना, किसी को गिरा देना, है ना, जिससे उसको हल्का चोट वगैरह आई, है ना, और कोई बीमारी फैला देना, तो जो हार्ट की परिभाषा है किस धारा में दी गई है, धारा 114 में। धारा 114 में याद रहेगा ये बीएनएस की धारा है, बीएनएस की धारा 114 में। अच्छा आईपीसी में, मतलब आईपीसी में यह किस धारा में था, आईपीसी में यह किस धारा में था, आईपीसी में यह जो है इंडियन पिनल कोड के 319 धारा में था यह बात, है ना, उसमें परिभाषा थी। याद रहेगा, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए। भारतीय नागरिक संहिता, ये सब क्वेश्चन तो हम करवा चुके हैं कई बार। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं, 358 धाराएं हैं। बीएनएस के अध्याय में मानव शरीर पर प्रभाव पड़ने वाला अपराध अध्याय 6 में है। बीएनएस में घोर उपहति, है ना, ग्रीवियस हर्ट, यह की इसकी परिभाषा धारा 116 में दी गई है। बीएनएस की धारा 2 के 14 के अनुसार क्षति यानी अपहानि में इसमें कौन सी हानि शामिल है, शरीर, मन, प्रतिष्ठा, संपत्ति, जो भी अवैध हानि पहुंचाए। चलिए अगला जाता है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 126 के अनुसार सदोष अवरोध कब माना जाएगा, ये आपको बताना है। क्या पूछ रहा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस की धारा 126 के अनुसार सदोष अवरोध कब माना जाएगा, सदोष अवरोध कब माना जाएगा, धारा 126। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को ऐसे मार्ग या दिशा में जाने से रोके जहां उसे जाने का वैध अधिकार, एकदम बात सही है, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। यानी कि भाई साहब जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य व्यक्ति के रास्ते में बाधा डालकर उसे ऐसी स्थिति में या फिर ऐसी दिशा में जाने से रोकता है जहां उसे जाने का अधिकार है, तो वह सदोष अवरोध कहलाता है ना, वह सदोष अवरोध कर रहा है। इसका मुख्य तत्व मतलब होता है कि रास्ता और अधिकार, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये सब गलत हो जाएंगे, ये सब नहीं होंगे, है ना। चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि यहाँ पूछ रहा है कि बीएनएस 2023 में सदोष परिरोध रांगफुल कॉन्फिडेंट में किस धारा परिभाषित है, आपका 127 में परिभाषित है। बीएनएस की धारा 126 के 2 के अनुसार सदोष अवरोध के लिए दंड कितना है, 1 माह तक कारावास या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों। बीएनएस धारा 127 के 2 के अनुसार सदोष परिरोध के लिए दंड कितना है, 1 वर्ष तक का कारावास या 5,000 रुपये जुर्माना दोनों। बीएनएस में सदोष अवरोध और सदोष परिरोध किस अध्याय के अंतर्गत आता है, अध्याय 6 के अंतर्गत आता है, अध्याय 6 के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार धारा 270 के अनुसार लोक उपताप मतलब क्या होता है, चलिए बताइए। लोक उपताप मतलब क्या होता है कि ऐसा कृत्य या फिर ऐसा अवैध लोप जिससे पड़ोस जनता या फिर आम जनता को हानि हो, संकट हो, उसको बोलेंगे लोप उपताप। आंसर क्या हो जाएगा, निजी, ये नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ये चीज याद रखिए। चलिए बीएनएस में लोक उपताप किस अध्याय के अंतर्गत आता है, अध्याय 15 के अंतर्गत आता है। बीएनएस 2023 के लागू होने पर कितने पुराने अधिनियमों को प्रतिस्थापित रिप्लेस कर दिया गया, भारतीय दंड संहिता 1860 को सार्वजनिक सड़क पर मलबा डालकर रास्ता अवरुद्ध कर देना सामान्यतः किस अपराध की श्रेणी में आएगा, यही लोक न्यूसेंस में आएगा, लोक उपताप और निजी उपताप में अंतर क्या है, ध्यान दीजिएगा। लोक उपताप निजी उपताप में अंतर क्या है, वही अंतर है कि लोक उपताप से आम जनता या बड़े वर्ग के अधिकारी, मतलब बड़े वर्ग के अधिकार प्रभावित होते हैं, और निजी उपताप से किसी एक व्यक्ति या फिर छोटे समूह यानी पर्सनल वो उसको विशेष हानि होती है। तो ये होता है, ये तो पता है, एकदम ईजी है। अगला देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि बीएनएस 2023 की धारा 35 के अनुसार ऐसे संज्ञेय अपराध जो 7 वर्ष तक दंडनीय है उसमें बिना वारंट गिरफ्तारी कब की जाती है, बताइए कब की जाती है। हर मामले में तुरंत गिरफ्तारी कारण लिखना आवश्यक नहीं, ये नहीं होगा। तभी जब पुलिस अधिकारी को विश्वास का कारण हो और गिरफ्तारी आवश्यक हो, तभी जब पुलिस अधिकारी को विश्वास का कारण हो और गिरफ्तारी आवश्यक हो तथा कारण लिखित रूप में दर्ज किए जाएं, ठीक है। ये जो है ये किस धारा के अंतर्गत आता है, ये धारा 35 के अंतर्गत आता है, धारा 35 के अंतर्गत, धारा 35 के 1 के बी के अंतर्गत आता है, 35 के 1 के बी के अंतर्गत आता है कि पुलिस कब बिना वारंट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। यह उन संज्ञेय अपराधों पर लागू होता है जिनकी सजा 7 वर्ष तक या फिर 7 वर्ष से कम तक हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, हाँ देखिए यहाँ पे वही सारी चीज़ें हैं। अगला देखिए,
कह रहा है कि बीएनएस 2023 की ये प्रश्न तो आपको पता ही होगा। बीएनएस 2023 के किस पुराने कानून को प्रक्रियात्मक विधि के रूप में रिप्लेस किया है? तब दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी को। बीएनएस के तहत किस प्रकार के अपराधों में फोरेंसिक जांच अनिवार्य की गई है? तो जिन अपराधों की सजा कम से कम 7 वर्ष हो सकती है। किस सुप्रीम कोर्ट के केस ने 7 वर्ष तक दंडनीय अपराधों में रूटीन गिरफ्तारी पर रोक और लिखित कारण का जोड़ दिया? अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2014। अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2014। बीएनएस में सीआरपीसी की धारा 50 और 50A का कारण बताना और सूचना देना के समकक्ष कौन सी धाराएं हैं? बीएनएस की धारा 47 और 48। बीएनएस की धारा 47 और 48। बीएनएस की धारा 35(7) के अनुसार यदि अपराध की सजा 3 वर्ष से कम हो और व्यक्ति शिशु या शारीरिक रूप से अशक्त या 60 वर्ष से ऊपर हो तो गिरफ्तारी के पहले क्या आवश्यक है? ऐसे मामलों में क्या होता है कि ऐसे मामले में जो गिरफ्तारी से पहले उप निरीक्षक यानी एसआई से कम रैंक वाले अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक हो सकती है ना। मतलब अधिकारी से कम रैंक नहीं वाले अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि बीएनएस 2023 के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव या ऐसा 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव जिससे लोक शांति भंग होने की आशंका हो, जिससे 5 से अधिक लोग अगर हो वहाँ पे लोक शांति भंग होने की आवश्यकता हो तो उसे तितर बितर होने का आदेश कौन दे सकता है? उसे तितर बितर आदेश होने का आदेश देते हैं आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी, उप निरीक्षक से न्यून पुलिस अधिकारी। कार्यपालक मजिस्ट्रेट ये सब नहीं देंगे ना, केवल जिला केवल पुलिस निरीक्षक ये नहीं, कोई राजपत्रित अधिकारी ये नहीं देंगे। कार्यपालक मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी या उप निरीक्षक से अन्यून पुलिस अधिकारी दे सकते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। क्यों? ये धारा किस धारा में अंतर्गत आता है? धारा 148 के अंतर्गत आता है। बीएनएस की धारा 148 के अंतर्गत क्या आता है? कहता है कि यदि कोई विधि विरुद्ध जमाव हो, है ना, अनलॉफुल असेंबली हो, उसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का ऐसा जमा हो जिससे लोक शांति यानी पब्लिक पीस भंग हो तो उसे तितर बितर का आदेश मतलब उसे तितर बितर किया जा सकता है, ये चीज़ याद रखिएगा, है ना। चैप्टर 11 में आता है ना, देखिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ कह रहा है कि बीएनएस 2023 का चैप्टर 11 किससे संबंधित है? बीएनएस 2023 का चैप्टर 11 आपका जो है लोक व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने से संबंधित है। बीएनएस 2023 में विधि विरुद्ध जमाव से संबंधित धाराएं कौन सी है? धारा 148 से 151 तक। बीएनएस की किस धारा में जमाव को तितर बितर करने हेतु सशस्त्र बल प्रयोग करने का प्रावधान है? धारा 149 के तहत, है ना। धारा 149 के तहत जो है सशस्त्र बल के प्रयोग का प्रावधान है यदि जमाव को तितर बितर करना है। बीएनएस की धारा 1 के 2 के अनुसार इस संहिता के वे प्रावधान जो 9, 11 और 12 से संबंधित नहीं है किन क्षेत्रों पर स्वतः लागू नहीं होते हैं? किन क्षेत्रों पर, मतलब यह कौन सा अध्याय है, किन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा? तो आपका नागालैंड और जनजातीय क्षेत्र पर जब तक राज्य सरकार से अधिसूचना लागू न कर ले। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रीय हरित, ये क्वेश्चन इजी है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, ये सब चीज़ पूछा जाता है। तो इसका औपचारिक रूप से गठन किया गया था बताइए? 2010 में किया गया था, है ना। 2010 में किया था 18 अक्टूबर 2010 को, 18 अक्टूबर 2010 को किया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए? इसका मुख्य उद्देश्य NGT का मुख्य उद्देश्य क्या है? NGT का मुख्य उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों से जो मामले होते हैं जैसे कि पर्यावरण संरक्षण हो गया, वन संरक्षण हो गया, है ना, इनके मामलों को निपटारा करते हैं। कौन? राष्ट्रीय हरित अधिकरण। चलिए NGT का प्रधान पीठ कहाँ पे स्थित है? NGT का प्रधान पीठ स्थित है आपका नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। NGT की 4 प्रमुख पीठें हैं, किन किन शहरों में है? भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। NGT के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील अधिकतम कितने दिनों के भीतर की जाती है? 90 दिनों के भीतर की जाती है। वर्ष 2025 तक राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के अध्यक्ष कौन है? 2025 तक यह है प्रकाश श्रीवास्तव। कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन बताइए, कह रहा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम संशोधन अधिनियम 2022 के लागू होने के बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में प्रजातियों की सूची के लिए कितनी अनुसूचियां, क्या कह रहा है, कितनी अनुसूचियां रह गई? अच्छा समझ गया। वन्य जीव संशोधन अधिनियम 2022 के लागू होने के बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो प्रजातियों की सूचियां हैं उसमें से कितनी अनुसूचियां रह गई हैं? देखिए जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसको कब अधिनियमित किया गया था? इसको 9 सितंबर 1972 को अधिनियमित किया गया था। 9 सितंबर 1972 को इसको अधिनियमित किया गया था, यानी कि 9 सितंबर 9 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9/11/2022, 9/11/1972 से यह जो है लागू है, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें जो है वन जो संरक्षण अधिनियम, इसमें मुख्यतः कितने अध्याय हैं? इसमें टोटल 7 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय। और कितनी धाराएं हैं? 66 धाराएं हैं।
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में 66 धाराएं हैं, 7 अध्याय और तथा 6 अनुसूचियां बनाई गई थी। कितनी अनुसूचियां बनाई गई थी? 6 अनुसूचियां बनाई गई थी, है ना। फिर बाद में संशोधन होता है 2022 में, है ना। ये 1972 की मैं बात बता रहा हूँ कि उसमें जो है इसको जो है लागू किया गया था 9/11/1972 से। इसमें 7 अध्याय था, 66 धाराएं थी और 7 अनुसूचियां था। फिर बाद में वन्य जीव संरक्षण नियम 2022 में संशोधन होता है। जब संशोधन उसमें होता है तो उसमें जो है अनुसूचियां जो है पहले 6 थी, अब कितनी रह गई हैं? अब 4 रह गई हैं। कितनी रह गई? 4 हैं। बाकी जो 2 अनुसूचियां हैं उनको उन्हीं में मिला दिया गया, 6 सूचियों में से उसी में जो है उसको मिला दिया गया। ये चीज़ याद रखिएगा, ये भी मैं से समझिए। चलिए अगला देखिए, कह रहा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र पर लागू है? संपूर्ण भारत पर लागू है। 42वें संविधान संशोधन के बाद वन और वन्य प्राणी संरक्षण को किस सूची में डाला गया? समुचित सूची में डाला गया। वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 औपचारिक रूप से किस वर्ष से प्रभावी माना जाता है? 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी माना जाता है। संशोधन अधिनियम सिटीज अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव व्यापार संधि से संबद्ध प्रजातियां किस अनुसूची में रखी गई हैं? अनुसूची 4 में रखी गई हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष सायरा बानो बनाम भारत संघ मामले में तलाक ए बिद्दत इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि क्या कहा कि यह मुसलमानों की अनिवार्य धार्मिक या प्रथा नहीं है? यह मुसलमानों की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। बताइए कब कहा? यह कहता है 2017 में। कब कहता है? 2017। सायरा बानो थी, है ना। सायरा बानो वाला जो मामला आपको पता ही होगा। तो सायरा बानो ने अपनी पति द्वारा जो दिए गए एक इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है उसको सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने चुनौती दिया था, है ना। यह वही प्रथा है कि इसमें जो मुस्लिम पति है एक ही बार में तलाक बोल दिया, 3 बार तलाक तलाक तलाक, ठीक है। तो तुरंत उसमें विवाह खत्म हो जाता था, ठीक है। तो इसमें 5 जजों की जो पीठ थी वो 3:2 मतलब, है ना। इससे जो है बहुमत से फैसला दिया जाता है कि अब यह चीज़ नहीं माना जाएगा। बात समझ रहे हैं? चलिए बहुत अच्छा चीज़ था, मतलब बहुत अच्छा चीज़ हुआ है, था नहीं। चलिए किस अधिनियम द्वारा इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को दंडनीय अपराध घोषित किया गया? तो मुस्लिम महिला, है ना, विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019। चलिए मुस्लिम महिला विवाहों पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के लिए अधिकतम कितनी सजा मिली है? 3 वर्ष का कारावास में मिलेगा। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो केस मुख्यतः किस से संबंधित है? आपका तलाकशुदा मुस्लिम महिला के भरण पोषण के अधिकार से संबंधित है। सायरा बानो केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष में दिया था? 1985 में दिया था। शाह बानो केस, अच्छा सायरा बानो नहीं, शाह बानो केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष दिया था? 1985 में। एक्चुअली क्या है ना कि ये जो वीडियो मैं तत्काल प्रभाव से बना रहा हूँ, है ना, इसमें एकदम समय नहीं लिया हूँ, है ना, बट बस जैसे ही आया घर पे तुरंत वीडियो बनाने स्टार्ट कर दिया हूँ। बस समझ रहे ना। तो थोड़ा सा इधर जो त्रुटि हो उसके लिए मैं इसमें माफ़ी मांगता हूँ, बट अगले वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से, ठीक है, और एनर्जी के साथ। अभी तो थक गया हूँ काफ़ी, फिर भी मतलब ये है कि 2 दिन 3 दिन का समय बहुत ज़्यादा हो गया, है ना, इसलिए वीडियो को एकदम कंप्लीट इंस्टेंट बना रहा हूँ। चलिए शाह बानो केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष दिया था? 1985 में दिया था। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य रूप से किस अधिकार पर जोर दिया है? त्वरित न्याय पर जोर दिया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसके तहत आवश्यक धार्मिक प्रचार करने को सुरक्षा अच्छा दी जाती है? तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 25, है ना, यहाँ पे अनुच्छेद 25 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है, कह रहा है कि आधार कार्ड, अच्छा चलिए आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने को अनिवार्य करने वाली जो आयकर अधिनियम है 1961 की धारा 139 के ए को किस वित्त अधिनियम द्वारा अधिनियमित किया गया था? चलिए आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने वाली जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 का ए, इसको कब अधिनियमित किया गया था? बताइए। किया गया था 2017 में। कब किया गया था? 2017 से, है ना। इसको वित्त अधिनियम 2017 से जोड़ा गया। इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कि जो पैन है, पैन का फुल फॉर्म बताइए क्या बोलता है? पैन का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, ठीक है। तो पैन के आवेदन करते समय जो मतलब कि आयकर रिटर्न भरते समय अपना आधार नंबर अनिवार्य से इसको आपको बताना होगा, है ना। ये काफ़ी सारी चीज़ में हो गया था, तो इसको याद रखें, वित्त अधिनियम 2017 इजी में। चले ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर अभी आप कहेंगे बहुत, एक भाई साहब थे कहें लेवल हार्ड है, हम कहें हार्ड नहीं है, ठीक ठाक है। 139 का ये किस तिथि से लागू मानी जाती है? 1 जुलाई 2017 से। ओम कुमार बनाम भारत संघ निर्णय मुख्यतः किस सिद्धांत से संबंधित है? आपका जो है प्रशासनिक कृत्यों की समीक्षा में प्रोपोर्शनैलिटी से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा 2 पहिया मोटर वाहन के चालक तथा सवार दोनों के लिए सुरक्षात्मक सिरोपहर प्रोटेक्टिव हेडगियर हेलमेट पहनना अनिवार्य करता है? तो भाई साहब कौन सा धारा है जो हेलमेट पहनना अनिवार्य करता है जो बाइक पे बैठा है? तो धारा 129 देखिए, जो धारा 129 है
मोटर वाहन अधिनियम 1988 की जो धारा 129 है, इसमें क्या होता है कि इसमें सुरक्षात्मक तरीके से हेलमेट पहनना, मतलब हेलमेट पहनने के लिए इनमें जो है अनिवार्यता की गई। इसमें इसका जो प्रावधान है, यह सार्वजनिक स्थान में, है ना, सार्वजनिक स्थान में मोटरसाइकिल चलाने, उस पर बैठे वाले व्यक्तियों के लिए एक सुरक्षात्मक हेलमेट पहनना अनिवार्य बताता है। इसमें एक संशोधित धारा है 129, संशोधित धारा ये वाली 129। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो 4 वर्ष से अधिक आयु का हर व्यक्ति जो किसी भी प्रकार की मोटरसाइकिल को चला रहा हो या उस पर बैठ रहा हो, है ना, या उस पर बैठ रहा हो या उस पर बैठा हो, वह केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार हेलमेट पहनना उसको अनिवार्य होता है। लेकिन इसमें एक अपवाद है। क्या अपवाद है? धारा 129 में एक अपवाद है। अपवाद यह है कि जैसे मान लीजिए अगर आप सिख हैं, बात समझ रहे हैं, इसमें अपवाद एक ये इंपॉर्टेंट अपवाद है, अपवाद, ठीक है। अगर आप सिख हैं तो मोटरसाइकिल चलाते समय, ठीक है, अगर आप पगड़ी पहने हैं, है ना, उनकी जो पगड़ी होती है सिख की, वो अगर पहने तो उसमें हेलमेट पहनने पर बाध्यता लागू नहीं होगी। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। बाकी अगर इसका उल्लंघन करते हैं तो 1000 रुपये का ही आपको जुर्माना देना पड़ेगा और 3 महीने के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है कि मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा यातायात के संकेतों का पालन करने का दायित्व निर्धारित करती है? 119। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 132 का मुख्य विषय क्या है? 132 का मुख्य विषय है कि चालक का दायित्व की कुछ स्थितियों जैसे दुर्घटना या पुलिस अधिकारी की मांग में वाहन को रोककर यथोचित समय तक स्थिर रखे। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है भाई साहब कि भूमि अभिलेखों में भूमि निर्धारण और सीमांकन सामान्यतः किन सीमाओं तक सीमित रहता है? अर्थात इसमें कौन सी सीमा सामान्यतः शामिल नहीं होती है? भूमि अभिलेखों में कौन सी सीमा नहीं आएगी बताइए? क्या ग्राम की सीमा नहीं आएगी? ये तो आएगी। मौजा की सीमा तो आएगी ही, सर्वेक्षण की सीमा भी आएगी, समुद्री सीमा नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बाकी सब कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ, यह जो है भारतीय तट से कितनी समुद्री मील तक विस्तृत होता है? 200 समुद्री मील तक। भारत का जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है EEZ, यह जो है तट से कितना समुद्री मील तक विस्तृत होता है? 200 समुद्री मील तक विस्तृत होता है। भारत ने अपनी समुद्री क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए कौन सा प्रमुख अधिनियम बनाया है? कौन सा अधिनियम बनाया है? ये देखिए, टेरिटोरियल वाटर्स कॉन्टिनेंटल सेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन्स एक्ट 1976। भारत की समुद्री तट रेखा, भारत की समुद्री कहाँ गया? भारत की समुद्री तट रेखा, भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई लगभग कितनी मानी जाती है? लगभग 7500 किलोमीटर मानी जाती है ना। भारतीय सर्वेक्षण और मानचित्रण एजेंसी की कौन सी संस्था है? सर्वे ऑफ इंडिया हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। भूनक्शा भूलेख जिसको बोलते हैं, भूलेख को प्रणाली को विकसित और लागू करने में मुख्य भूमिका किस केंद्र सरकार की तकनीकी संस्था है? आपका NIC की है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की। चलिए और क्या गया? अच्छा हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जो 7500 है यहाँ पे हम आपको बताएं, ये भारतीय समुद्री तटरेखा का आधिकारिक नवीनतम आंकड़ा सर्वे ऑफ इंडिया की नई पद्धति के आधार पे इसको बढ़ा दिया गया है। इसको बता दिया गया 7500 से 11,098.81 किलोमीटर कर दिया गया, याद रखिएगा, ठीक है। ये नया डाटा है, 11,098 किलोमीटर किया गया है ना। अभी नवीन डाटा के अनुसार अपडेटेड मामला है। चलिए अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन आ जाता है। कह रहा है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 का RFCTLAR एक्ट, इंपॉर्टेंट एक्ट है। आप कहेंगे बहुत तगड़ा एक्ट है, बहुत बड़ा एक्ट है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है राइट, RIGHT, राइट टू फेयर कंपासेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्वाजिशन, रिहेबिलिशन, एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, ठीक है। बहुत तगड़ा फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। चलिए इसमें पूछ क्या रहा है? इसमें पूछ रहा है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत शहरी क्षेत्र में भूमि के अधिग्रहण के समय मुआवजा, जो मुआवजा वाली बात है ना, आजकल हर जगह से हाईवे निकल रहा है तो मुआवजा मिल रहा है ना। हमारे गांव में भी एक लोगों को 1,80,00,000 रुपये मिला है।
1,80,00,000 रुपए एक लोगों को मिला है। बात समझ रहे हैं? हाईवे जा रही, हाईवे उनकी ज़मीन जा रही, तो और लोगों को भी मिल रहा है, बट मैं बताने की एग्जाम्पल की इतनी मुआवजा मिला है। तो मुआवजा के बारे में कहा है कि इसमें से भूमि अधिग्रहण के समय मुआवजा सहित प्रतिपूर्ति राशि आमतौर पर औसत पंजीकृत विकृत विलेख के बाजार मूल्य की कितनी गुना, बिक्री विलेख के बाजार के मूल्य की कितनी गुना तक मानी जाती है। तो इसमें पूछा मतलब आपका जो है ज़मीन जा रहा है, ठीक है, तो उसमें कितनी गुना तक उसको आपको मुआवजा मिलेगा। मोटी ये समझिए, सरकार तो 4% दे रही है, इसमें इसके अनुसार जो है इसमें 2 गुना माना जा रहा है। कितने गुना? 2 गुना माना जाएगा, ठीक है, इस एक्ट के अनुसार। तो इतना याद रखिएगा। और क्वेश्चन करा लेते हैं, इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, करा है कि RFCTLARR एक्ट 2013 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण मालिक को अधिकतम कितनी गुना बाजार मूल्य तक मुआवजा दिया जा सकता है। तो आपका 4 गुना दिया जा रहा है ना। अभी मैं बताया 2 गुना है, बट उसको बढ़ा के 4 गुना दिया जा सकता है। हमारे गाँव में 4 गुना मिल रहा है। इस एक्ट के अनुसार राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्वाजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 देश में किस तिथि से प्रभावित होता है। आपका 1 जनवरी 2014 से प्रभावी होता है। इस एक्ट के अनुसार 2013 में व्यवहारिक रूप से कितने पुरानी भूमि को अधिग्रहण अधिनियम की जगह ली। आपका भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की निजी कंपनी के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु इस एक्ट के लिए 2013 के अनुसार कितने प्रतिशत प्रभावित परिवारों की सहमति आवश्यक 80% लोगों की। और सार्वजनिक निजी सहभागिता PPP परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण में RFCTLARR एक्ट 2013 के अनुसार कितने प्रतिशत प्रभावित परिवारों की सहमति चाहिए। 70%।